हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बायोलॉजी वन शॉट वीडियो सीरीज। जैसा कि हमने शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये 4 नंबर का वेटेज रखेगा आपके लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। आइए मेरे साथ में शुरू करते हैं वीडियो। तो अब शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो देखिए स्लाइड नंबर 1 में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका एम था, या किसी जीन को या डीएनए को काटना और उससे फिर जोड़ के किसी होस्ट में भेज के प्रोडक्ट बनाना। तो आज तक अपन ने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इस चैप्टर नंबर 10 में बताऊंगा। तो देखो पहली स्लाइड में अपन को क्या दिख रहा है कि हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन है बायोटेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाना। तो उसके लिए पहले जो जरूरतें हैं वो क्या। पहली जरूरत है आपकी कि जो भी कैटलिस्ट जो आप माइक्रोब से या सूक्ष्म जीवों से लेते हो, वो कैटलिस्ट बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा बने। दूसरा, एनवायरमेंट देना। आपको होस्ट को ग्रो करवाना है। अब वो होस्ट ग्रो कहाँ करेगा? जहां पे आप ऑप्टिमल कंडीशन दोगे, पीएच से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, वहां पे एयर अच्छी होनी चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना चाहिए और दूसरे माइक्रोब्स कम ग्रो करें। तो दूसरा अपना एम हो गया कि एनवायरमेंट अच्छा मिले। और तीसरा, जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो तो बायोटेक्नोलॉजी ये कहती है कि भाई उसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन अच्छा रखे, उसका प्यूरिफिकेशन अच्छे से हो और उसका सेपरेशन अच्छे से हो ताकि वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज बहुत सारे फील्ड में था। तो सबसे पहले अपन जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। जब 1947 में आपका आजादी अपने को मिल गई थी, सब जानते ही हो। अब 1950 के बाद से सडनली धान, गेहूं, पेडी वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए अपन ने शुरू क्या किया? ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया और ग्रीन रिवोल्यूशन से अपने को ज्यादातर चीजें अच्छे से मिल गई थी। पेडी भी मिल गया था, वीट भी मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी ने किया क्या? बायोटेक्नोलॉजी ने और ज्यादा इस चीज को इजी बना दिया। कहते कि आपने बायोटेक्नोलॉजी में करना क्या है? एक अच्छा जीन, लाइक अपने ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने किया था। तो उन्होंने क्या किया? मैक्सिको का सीड लिया और पंजाब का सीड लिया और दोनों के डीएनए को निकाल के, उन डीएनए को काट के एक नया डीएनए बनाया बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन बायोटेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर फील्ड में शुरुआत तो हो रही थी एग्रोकेमिकल्स एग्रीकल्चर में। लाइक जब अपन खेती कर रहे हैं, खेती के साथ साथ में अपन सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट मिनरल उसको इंक्रीज करने के लिए अपन ने एग्रोकेमिकल यूज किया था। फिर अपन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी करने लग गए। उसके अंदर अपन जनरली यूज करते थे काउडंग वगैरह, ताकि बीमारियां कम से कम हो, फर्टिलाइजर लेस यूज रहना पड़े। और तीसरा, अब आजकल अपन क्या कर रहे हैं? जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? दो अलग अलग डीएनए को मिक्स करके एक डाइवर्सिफाई या फिर बोले एडवांस क्रॉप बनाएंगे, जिससे कि आपको पेस्ट भी कम डालना पड़े और इजीली आपको क्रॉप मिल जाए। जीएमओ है क्या और इसको बनाते क्यों? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा। तो याद रखना, जीएमओ का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वैसे तो यहाँ डेफिनेशन दिख रही है, पर सिंपल लैंग्वेज में क्या लो, किसी भी एनिमल को या प्लांट को उसका जो प्योर जीनोम है, उस जीनोम के अंदर कुछ जीन को चेंज करना। आपको इजी वे में ये ऐसे समझ में आ जाएगा कि अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज जीएमओ, तो अपन क्या बोलेंगे? जीएमओ क्या है? जिसके जीन को मैनिपुलेट कर दिया, एल्टर कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो किसी भी नॉर्मल पर्सन में, किसी प्लांट में, किसी माइक्रोब्स में अपन क्या कर रहे हैं? उसके जीन में हल्का सा चेंज करके उसको थोड़ा अलग बनाते हैं। उसी को अपन बोलेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एक और चीज देखना जो आपको जनरली पूछी जाती है, ये जीएमओ जो बनेगा वो लेब में बनेगा। कहाँ बनेगा? लेब में बनेगा। तो किसी भी प्लांट को अगर आपको लेब में बनाना है, तो एक साइंटिस्ट ने 1950 के बाद से एक नई टेक्नोलॉजी ले ली जिसका नाम था टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर होता है क्या है, देखना ध्यान से। टिश्यू कल्चर का मीन्स क्या है कि आप लेब के अंदर किसी एक छोटी सेल को ले लो और उस सेल को आप एक कल्चर मीडिया में डाल दो। ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं इसका। कल्चर मीडिया में डाल दो और ये कल्चर मीडिया के अंदर ये जो है आपके ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा और नया प्लांट यहीं पे बन जाएगा, विदाउट
सोइल, आप लेब में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को ग्रो कर सकते हो, इसको अपन बोलेंगे टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच वी प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्लांट इन लेबोरेटरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आप बोल सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको एक ले लेनी है सेल या एक्स प्लांट। प्लांट का किसी विदाउट सीड अपन ग्रो कर रहे हैं, ये चीज देखना। सीड अगर ग्रो करोगे तो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन में बहुत सारा टाइम लगता है, फिर उसकी देख रेख करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। अच्छा, डिजीज भी हो सकती है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये लेबोरेटरी में विदाउट सीड किसी भी प्लांट से आप पहले ले लो एक छोटा सा सेल, या उसको अपन बोलेंगे एक्स प्लांट। तो अगर आपसे पूछ ले 1 नंबर का सवाल, व्हाट इज एक्स प्लांट, तो एक्स प्लांट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट बाय विच यू विल ग्रो न्यू प्लांट। पौधे का ऐसा भाग या ऐसी कोशिका जिससे आप एक नए प्लांट को ग्रो करवा सकते हो, उसे अपन कह रहे हैं एक्स प्लांट। अच्छा, एक्स प्लांट से नया प्लांट बनना, ये ऐसा कैसा संभव हुआ, तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, एक ऐसी कैपेसिटी जिससे एक सेल से पूरा नया प्लांट बना सकते हो, उसे अपन बोलते हैं टोटीपोटेंसी। आपकी बॉडी में टोटीपोटेंसी कहाँ पे है, अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो तो समझना इस चीज को, चैट बॉक्स में लिखना भी कि आपके बॉडी में टोटीपोटेंसी कहाँ पे है। लीवर में। लीवर को अगर आप थोड़ा काट भी दो तो वापस ग्रो कर जाता है। छिपकली में आप देखो, पूंछ के अंदर टोटीपोटेंसी पावर पाई जाती है। रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा प्लेनेरिया में है, तो वो भी टोटीपोटेंसी है क्योंकि एक सेल से पूरा। वैसे ही प्लांट के अंदर क्या होता है, एक सेल से या एक पार्ट ऑफ प्लांट से आप एक नया प्लांट बना सकते हो। होल बॉडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। तो 1 नंबर का यहां से भी सवाल है। अच्छा, उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, ये बीच में देखो आप ध्यान से, कल्चर मीडिया यूज कर रहे हो। कौन सा मीडिया, कल्चर मीडिया। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, संवर्धन माध्यम, क्या बोलते हैं इसको, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर सारे मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैंने आपको बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, चौक का मंजन सफेद, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, चौक का मंजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सफेद, सल्फर और फॉस्फोरस, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ज्यादा चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। और बाकी के मोबाइल चार्जर मत फेंक, निकुंज, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे के सारे जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। साथ साथ में आप थोड़ा सा इसमें डाल दो ऑक्सीन्स और साइटोकाइनिन, और ये होते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये भी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आप सबको पता है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि हार्मोन, 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो भी यहाँ पे अपन डाल देते हैं। तो ये कल्चर मीडियम प्रिपरेशन हो जाएगा, और उसके बाद में सिमिलर टाइप के प्लांट, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन जाएंगे यहाँ पे, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ये सारे प्लांट जो आपने एक टेक्निक से बनाए जिसका नाम है टिश्यू कल्चर, और जो प्लांट बने उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, सुन लेना ध्यान से, सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या, एक ही कोशिका से समान प्रकार के हजारों पौधे बनाना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट फॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल और वन सेल इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। और ये जो प्लांट होंगे आप सबको पता है एक ही सेल से बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सोमा क्लोन। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। तो ये भी ध्यान रख लेना, सोमा क्लोन एक वर्ड में या एक एमसीक्यू में आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक में, सोमा क्लोन आर फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, आनुवंशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान होते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और गौर करना चाहूंगा, जैसे कि आपने ये जो टिश्यू कल्चर यूज करा, तो क्या सभी प्लांट के लिए करना है क्या, नहीं। आप जनरली है ना ऐसे प्लांट के लिए यूज करो जो कमर्शियली आपको फायदा दे। लाइक आप फ्रूट्स बना सकते हो, एप्पल बना सकते हो, टोमेटो बना सकते हो, बनाना बना सकते हो, ये आप वहां पे ग्रो करवा सकते हो। क्यों, इनकी ग्रोथ जल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स को और गार्डनर्स को ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक चीज और ध्यान रखिए। एक चीज और अपन यहाँ से एक सवाल आ जाए आपको कि अगर आपको टिश्यू कल्चर करना है और डिजीज फ्री प्लांट बनाना है, तो आप प्लांट के कौन से पार्ट को यूज करोगे। जैसे प्लांट के अंदर तो अपने को पता है ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये प्लांट बनाऊं हल्का सा, ये देखो, ठीक है, और ये इसकी लीफ हो गई ब्रांचेस के साथ, तो
अब मैं आपको पूछूं कि किस पार्ट से आप सेल लोगे जिससे कि डिजीज फ्री प्लांट बने, तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक पार्ट से लेना है। कहां से लेना है? मेरिस्टेमेटिक पार्ट से। क्यों मेरिस्टेमेटिक पार्ट से ले रहे हैं अपन? मेरिस्टेमेटिक पार्ट से लेने से फायदा ये होता है कि मेरिस्टेम वो होते हैं या विभज्योत के उत्तक वो होते हैं जो बार बार डिवीजन करते हैं, बार बार विभाजन करते हैं। अब बार बार अगर विभाजन होगा तो आपको पता है वहां वायरस जिंदा नहीं रहेगा। वायरस स्टेबल सेल में ज्यादातर जिंदा रहता है, इसलिए आपको क्या यूज करना है? मेरिस्टेमेटिक सेल यूज करनी है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेम की ले लो, रूट मेरिस्टेम की ले लो या इंटरकैलरी मेरिस्टेम की ले लो, एज योर विश। प्लांट आपका डिजीज फ्री तभी बनेगा जब मेरिस्टेमेटिक सेल को यूज करोगे। एक और सवाल आता है कि क्या प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से, इससे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है? तो एक और ये देख लो। ये चीज शुरू तो बहुत ज्यादा तेजी से हुई, पर इंडिया के अंदर इतनी चलती नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या आपने नाम सुना है पोमेटो? पोमेटो, पोमेटो। अगर आपसे कोई पूछ ले पोमेटो कैसे बनाओगे तो क्या बोलोगे आप? तो आपको ये तो चलो पता है कि सर आलू ले लो, पोटेटो, और टमाटर ले लो, टोमेटो। इन दोनों को यूज करके आप बनाओगे क्या? पोमेटो। इसमें आधी प्रॉपर्टी टोमेटो की भी आ जाएगी, मीन्स आपको ऑक्जेलिक एसिड वगैरह भी मिल जाएगा और स्टार्च भी मिल जाएगा पोमेटो से। अब इसको कैसे बनाते हैं तो ध्यान रखना, पोटेटो की जो सेल है उस सेल की सेल वॉल को हटा दो और उसमें जो प्रोटोप्लास्ट है उसका यूज करना है, और टोमेटो की जो सेल है उसकी सेल वॉल को भी हटा दो और दोनों प्रोटोप्लास्ट को मिला के आप एक नया सीड बनाओगे जिससे आपको क्या मिलेगा? पोमेटो मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। और ये जो आपने हाइब्रिडाइजेशन कराया, ये मिक्सिंग करी, इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। व्हाट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? जब आप प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके नया प्लांट बनाते हो तो उसे अपन कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और इसका एग्जांपल याद रखना पोमेटो, जिसमें अपन पोटेटो और टोमेटो को मिक्स किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है? अब आते हैं अपन ने बायोटेक्नोलॉजी को अपन ने अलग अलग फील्ड में यूज करना है। फर्स्ट फील्ड अपना था एग्रीकल्चर फील्ड, उसी के अंदर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके जो पहला प्लांट बनाया वो है बीटी कॉटन। कौन सा वाला? बीटी कॉटन। जनरली देखो बीटी कॉटन में हो क्या रहा है, जो आपका नॉर्मल कॉटन है उसके अंदर ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको छेद दिखेगा और इस छेद के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है। कोई बर्डवर्म हो सकता है, कोई बीटल हो सकती है, कोई फ्लाई हो सकती है, जो अंदर गई है और सारे कॉटन को नष्ट कर रही है। अब साइंटिस्ट को इसको बचाना है और अपने पास में बायोटेक्नोलॉजी की अच्छी टेक्नोलॉजी है और जीएमओ यूज करके अपन इसको बचा सकते हैं। तो देखो कैसे बचाया अपन ने। तो हमारे पास में एक है इंसेक्ट, एक है बैक्टीरिया जिसका नाम है बेसिलस thuringiensis। ये बेसिलस thuringiensis जो है इसके अंदर एक जीन होता है क्राइजीन। कौन सा जीन? क्राइजीन। और ये क्राइजीन क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन जो है वो जनरली या नेचुरली डिप्टेरन्स को, कोलियोप्टेरन को और लेपिडोप्टेरन को किल करता है। तो साइंटिस्ट को यहीं से आइडिया गया कि भाई ऐसा करते हैं, इस जीन को अपन कॉटन में डाल देते हैं। अब ये जीन आपने निकाला कहां से? बेसिलस thuringiensis से, तो नाम क्या पड़ेगा? बीटी। बीटी। और किस में डाला? कॉटन में, तो नाम पड़ गया बीटी कॉटन। तो किया क्या अपन ने? देखो ध्यान से, क्राइजीन निकाला, क्राइजीन निकाल के इस क्राइजीन को अपन ने किस में डाल दिया? प्लांट में डाल दिया। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप प्लांट में इसको भेजोगे कैसे? अगर किसी जीन को प्लांट में भेजना है तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम से मिलने वाला टीआई प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड के साथ में आप इस जीन को जोड़ दो, जीन को जोड़ के ये प्लांट में चला जाएगा। अपन ने पढ़ा था टीआई प्लाज्मिड इज द नेचुरल वेक्टर प्लांट सेल के लिए। क्लियर? तो अब ये जो बनेगा वो बीटी कॉटन बनेगा और ये बीटी कॉटन के ऊपर किसी भी इंसेक्ट का कोई असर नहीं होता और आपको एक अच्छा प्लांट मिल जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये क्राइजीन, क्राई प्रोटीन बना के इंसेक्ट को मार रहा है तो खुद वो बैक्टीरिया क्यों नहीं मर रहा? तो ध्यान से सुनो, ये बेसिलस thuringiensis से जो जीन निकल रहा है और इससे जो प्रोटीन बन रहा है वो एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है
और एल्कलाइन पीएच इंसेक्ट के गट में ही होती है। तो ये एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो जैसे ये इंसेक्ट आया, इसके इसके और इसने इस प्लांट को थोड़ा बहुत खाया है, और खाते ही इसके अंदर गया ये जो जीन और जिससे बना प्रोटीन, तो ये एल्कलाइन पीएच मिलेगी। ये पहले इनएक्टिव होता है और फिर ये देखो बाद में एक्टिव हो गया, और एक्टिवेट होते ही ये क्या करेगा, जो इसकी इंसेक्ट की गट है उस गट के अंदर ये छेद करना चालू कर देगा, और ये देखो रप्चर हो गया। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ से इस डायग्राम को। और अगर आप एनसीईआरटी को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये टाइम आपके लिए वेस्ट है कि स्लाइड से ही आप अपने नोट्स बना लो। ये पहले इंजेक्शन किया इंसेक्ट ने, फिर उसका एक्टिवेशन हुआ किसका, ट्राई प्रोटीन का, क्योंकि एल्कलाइन पीएच मिल गई गट में, और गट के साथ में ये रिसेप्टर में बाइंड हुआ, और बाइंड होते ही वो अपने आप ही किल हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो यहाँ ध्यान देना कि आप अगर कॉटन को बचाना चाह रहे हो तो कौन सी जीन डालोगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो याद रखना क्राई 1AC और क्राई सेकेंड AB, क्राई 1AC एंड सेकेंड AB ये यूज करते हो कॉटन के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। और आपको याद रखना है क्राई 1AB मक्के के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, मक्के के लिए। मक्के के लिए अगर आपको यूज करना है तो क्राई 1AB। नीट में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है और बोर्ड में भी वापस रिपीट क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना। क्राई 1AB मक्के के लिए। अगर तीन ही ऑप्शन है आपके पास में तो एक याद कर लो, ऑटोमेटिकली जो दो रिमेनिंग होंगे वो किस में हो जाएंगे, दूसरे वाले पर। जैसे मेरे को ये कॉर्न बॉर्डर याद है क्राई 1AB, तो बस ऑटोमेटिकली 1AC और सेकेंड AB हो जाएंगे कॉटन के लिए। नेक्स्ट एक और प्लांट बनाया अपन ने, वो था इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ये है अपने पास में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया। मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया ये क्या करता है, टोबैको के प्लांट में जाता है, और टोबैको के प्लांट में जाके क्या करता है, वहां पे गांठें बनाता है, गांठें बनाता है। अब एक चीज आप ध्यान देना कि जनरली अपन ने सेंट्रल डोगमा मूलभूत सिद्धांत पढ़ा, उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो आपका डीएनए है वो बनाता है आरएनए, और आरएनए में भी फेमस आरएनए कौन सा था, याद है ना सबको, एमआरएनए। कौन सा वाला, एमआरएनए। और ये एमआरएनए से आपके क्या बनता है, प्रोटीन। और जब प्रोटीन बनेगा, जीन अपने आप को रेगुलेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन गांठें बनाता है। अल्टीमेटली अगर मैं इसको साइलेंट कर दूं, अच्छा रूट में अगर गांठें बन गई तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रोडक्शन कम। अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे जीएमओ यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके इस प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो मैं कैसे बढ़ाऊं, तो ध्यान रखो कि आप इस एमआरएनए को साइलेंट कर दो। इसको एमआरएनए, तो आप कैसे करेंगे साइलेंट, तो अपन ने क्या किया है कि जो ये आपका डीएनए है, ये डीएनए, इससे आप बनाओगे आरएनए, और आरएनए से फिर बनेगा प्रोटीन। तो अपन ने क्या किया है, इस डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, जो कलर इसको चेंज करो, जो आरएनए बन रहा है इसको अपने को साइलेंट करना है। तो साइलेंट कैसे करना है, तो साइंटिस्ट ने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके एक डबल स्ट्रैंड आरएनए अंदर भेजा, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स हैं, तो एक होगी सेंस स्ट्रैंड और दूसरी होगी एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो जो एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनता है उसके साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जुड़ जाएगा, और वहां पे बन जाएगा एक डबल स्ट्रैंड आरएनए। और डबल स्ट्रैंड आरएनए नेवर फॉर्म्स प्रोटीन। ये एक चीज याद रखना अपने दिमाग में, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही प्रोटीन बनाता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता। तो अपन इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए अंतरक्षेपण। तो अगर परिभाषा पूछ ले आरएनए अंतरक्षेपण है क्या, तो याद रखना किसी एमआरएनए को उसके सेंस आरएनए के साथ में मिलाकर एक डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाना आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए अंतरक्षेपण कहलाता है। और ये भी याद रखना है कि डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता। अब देखो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो गांठें बनेगी नहीं, और आपको एक अच्छा प्लांट मिल जाएगा विदाउट ट्यूमर के, विदाउट गांठों के एक अच्छा प्लांट मिल जाएगा, और ये ग्रोथ को भी बढ़ाता है, और यहाँ से ग्रोथ भी मिल जाएगी। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक रूट्स। देखो ट्रांसजेनिक रूट्स हो गए। ट्रांसजेनिक रूट का मतलब क्या हुआ कि जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन बन रहा था और गांठें बन रही थी, उसको अपन ने कर दिया डबल स्ट्रैंड आरएनए, और डबल स्ट्रैंड आरएनए बनते ही क्या हो गया, प्रोटीन बनना बंद, और आपको एक अच्छा प्लांट मिल गया। तो इससे आपका टोबैको वापस अच्छा ग्रो करेगा। अब आते हैं अपन मेडिकल फील्ड के अंदर। अभी तक एक बार समअप कर लो ध्यान से कि अपन ने क्या पढ़ा, कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया
कैटलिस्ट अच्छा बनाना है, ऑप्टिमल कंडीशन को देना है, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग अनुप्रवाह संसाधन अच्छा करना है, प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन। फिर अपन ने ये पढ़ा कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन विट्रो प्लांट प्रोडक्शन विदाउट सीड। इसके लिए अपन ने एक्सप्लांट यूज किया, और एक्सप्लांट यूज करने के बाद में उसका अपन ने माइक्रो प्रोपोगेशन से हजारों प्लांट बनाए, और सोमा क्लोन बने, वो सारे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किया, जिसमें अपन ने पोमेटो बनाया, ठीक है। और पोमेटो के बाद में अपन अब क्या कर रहे हैं? मेडिकल फील्ड में चलते हैं। दो तरह के अपन ने प्लांट बनानी है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो एक तरफ आपको बीटी कॉटन याद रखना है, और दूसरी तरफ मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया, एमआई याद रख लो, ठीक है। अब अपन आते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड में क्या है जनरली, तो ध्यान से देखो। मेडिकल फील्ड के अंदर अभी तक इंडिया के अंदर 27 प्रोडक्ट जो मार्केट में आए हुए हैं, वो मेडिकल फील्ड के अंदर अपन ने बायोटेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं। उसमें से 12 इंडिया में सेल हो रहे हैं, बाकी के इंडिया के अंदर सेल नहीं हो रहे, आउटसाइड द इंडिया सेल हो रहे हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट जो अपन ने बनाया था वो ह्यूमिलीन। कौन सा बनाया? ह्यूमिलीन, ये याद रखो आप, ह्यूमिलीन। पहले इसी ह्यूमिलीन को बोला जाता था पिगुलिन। क्या बोला जाता था? पिगुलिन। क्यों? क्योंकि अब पहले तो एक बार बेसिक समझो इसका, कि आपकी जो पेनक्रियाज है उसके अंदर है आपका बीटा सेल, और बीटा सेल से जनरली आपके बनता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन आपको बचाता है डायबिटीज से। किससे बताता है? डायबिटीज। क्लियर? आपका एम क्या है? आपको पता है भारत के अंदर अभी सेकंड पोजीशन पे भारत चल रहा है अमेरिका के बाद में, जहां पे डायबिटीज इतना ज्यादा है। और डायबिटीज से बचना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इंसुलिन। अब नेचुरली इतना इंसुलिन आप बनाओगे कैसे? तो वहां पे अपन ने यूज किया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और अपन किसी एक जीन से बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके। तो देखो कैसे बनाया अपन। पहले हम क्या करते थे? काऊ या फिर पिग की बीटा सेल को निकाल के, और उससे अपन बनाते थे क्या? पिगुलिन, मींस इंसुलिन बनाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी? बहुत सारी एलर्जी कंडीशन। ये देखो यहाँ पे एलर्जी लिखा हुआ, आपको याद भी रह जाएगा। एलर्जी कंडीशन आती थी। अब इस एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप दवाई तो लेना चाहते हो पर एलर्जी से मरना थोड़ी चाहते हो। ऐसा थोड़ी है कि ये खाया और आपको अस्थमा हो जाए, आपकी आंखें लाल हो जाए, आपको खांसी जुकाम रहने लग जाए। तो अपन ने फिर क्या किया? ह्यूमन की सेल से, किसकी सेल से? ह्यूमन की सेल से अपन ने ये बनाया है पिगुलिन, ह्यूमुलिन। क्या बनाया? ह्यूमुलिन। और ये सबसे पहले शुरू किया था आपके एली लिली कंपनी ने। किसने किया था? एली लिली कंपनी। एली लिली कंपनी, ये एक और याद रखने, एली लिली कंपनी ने। इन्होंने क्या किया आपको बता, देखो नॉर्मल इंसुलिन जो होता है उसके अंदर एक होती है अल्फा चेन, ए चेन, और एक होती है बी चेन, और एक होती है सी चेन। क्लियर? और ये सी चेन के अंदर, सी चेन, ए चेन और बी चेन, इनमें होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक तो यहां से ये क्वेश्चन याद रखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और दूसरा आप याद रखो क्या? दूसरा आप याद क्या रखो कि ये सी पेप्टाइड चेन जो होता है ये प्री मेच्योर इंसुलिन में होता है। तो एली लिली कंपनी ने क्या किया? एक बना ली अल्फा चेन 21 अमीनो एसिड की, और एक बना ली बीटा चेन 30 अमीनो एसिड की, और 51 अमीनो एसिड का ये जो चेन बना इसको जोड़ दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और अब ये जो प्रिपेयर हुआ उसको बोल दिया ह्यूमिलिन। सी पेप्टाइड चेन का यहाँ पे कोई नीड नहीं था, तो उन्होंने इसको ग्रो भी नहीं करवाया। ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ दिख जाएगा, आपको चेन ए का सीक्वेंस लेना है, चेन बी को सीक्वेंस लेना है, और दोनों को प्लाज्मिड से जोड़ के ई कोलाई में डाल देना है। ई कोलाई में डालोगे, दोनों का एक्सट्रैक्शन करो, ये अल्फा चेन हो गई, ए चेन, और ये बी चेन हो गई, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दो, और ये बन गया आपका ह्यूमिलिन। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में थ्योरी थोड़ी कम याद हो रही हो तो आप ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करके अपने आंसर को दे सकते हो। फ्लो चार्ट है, जितना ज्यादा अच्छा होगा उतने ही आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। फिर दूसरा एक और चीज याद रखना, मेडिकल फील्ड के अंदर ही अपन ने जीन थेरेपी दी। क्या थी? जीन थेरेपी। इसमें क्या हुआ था, एक फर्स्ट पेशेंट जो इसका था वो एक 4 साल की लड़की थी, और 1990 के अंदर पता चला कि लड़की बहुत ज्यादा बीमार रहती है। तो जब इसका डायग्नोसिस किया गया तो पता चला कि भाई इसके अंदर जो लिम्फोसाइट है उसके अंदर एक जीन एडीए जीन, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाली जीन जो है वो नहीं है। अब जब वो जीन ही नहीं है तो आपको पता है उसके अंदर
लिम्फोसाइट बनेगी नहीं, और लिम्फोसाइट नहीं बनेगी तो उसका इम्यूनिटी जो है वो पूरा वीक हो जाना है। तो अपन ने क्या किया, दूसरी टेक्निक जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में अपन ने क्या किया, इस लड़की को प्रोवाइड करवाया वो एंजाइम, वो जीन, जिससे कि इसके अंदर इम्यूनिटी बन सके। अब जीन थेरेपी करने के लिए आपको 2 डीएनए को जोड़ के और एक नया डीएनए बनाना है, वो आप इजीली पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हो। अब किया कैसे, देखो ये याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन सी है जो पूरी इस टेबल के अंदर आपको दे दी जाएगी। या तो उस लड़की का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो, पर ये परमानेंट क्योर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से परमानेंट क्योर नहीं होगा, कुछ समय के लिए आप उसके लिम्फोसाइट को जनरेट करवा सकते हो। या उस लड़की को दे दो एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दो उसका, कि उसके अंदर एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज जीन नहीं है, एंजाइम नहीं बन रहा, तो एंजाइम के इंजेक्शन लगाओ। पर ये भी आपको रोज लगाना पड़ेगा, इसीलिए पीरियोडिक इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, इसीलिए भी परमानेंट क्योर में नहीं माना जाता। तीसरा है उसको लिम्फोसाइट दे दो, जो नॉर्मल पेशेंट है सॉरी नॉर्मल पर्सन है, वो उसकी लिम्फोसाइट को लेके और इस पर्सन को आप दे सकते हो। लेकिन इस आपको पता है लिम्फोसाइट का लाइफ साइकिल कितना होता है, 4 से 7 दिन तक का। अब 4 से 7 दिन के बाद ही उसको वापस नई लिम्फोसाइट आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, इसलिए ये भी परमानेंट इलाज नहीं है। तो फिर तीसरा इलाज है जो परमानेंट क्योर करता है, वो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो भ्रूण अवस्था में अगर है, उसी सेल के अंदर अगर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया उस जीन को, तो आपको एक अच्छा इलाज मिल जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज के फॉर्म में। तो इससे आपके क्या, नई लिम्फोसाइट का जनरेशन होने लग जाएगा, और नई लिम्फोसाइट बनेगी तो ऑटोमेटिकली उस बच्ची को क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। मेडिकल फील्ड में ही तीसरी जो चीज अपन ने करी है वो है आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। फर्स्ट चीज करी थी ह्यूमिलिन बनाई थी, दूसरा है जीन थेरेपी, तीसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जनरली आपको कोई बीमारी होती है, आज किसी ने आपको इन्फेक्शन दिया, अब आप यूरिन टेस्ट कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, जब वो सिम्टम आएंगे तब, अभी तो पता नहीं चलेगा। तो बायोटेक्नोलॉजी अपने को एक और सुविधा देती है, वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसके अंदर अपन 2 टेक्नोलॉजी जनरली यूज कर रहे हैं, एक है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा है एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये ऐसे कैसे, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही याद रखो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वो इजी वे में पड़ेगा आपके। तो ये देखो ये दोनों कैसे करते हैं। पीसीआर जो है वो माइन्यूट से माइन्यूट अगर कोई वायरस या आपके अंदर बॉडी के अंदर गया है, ये इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बना देता है, और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में किसका इन्फेक्शन है। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो है, ये एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे काम करता है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से जरूर आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं एलिसा का फुल फॉर्म, या फिर पूछेंगे विच प्रिंसिपल फंक्शंस ऑन एलिसा। तो अपने को क्या याद रखना है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल। होता है क्या है इसके अंदर, ये देखो वेल्स जो दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर कुछ एंटीबॉडी भरी हुई है, एंटीबॉडी भरी हुई है, यहाँ पे एंटीबॉडी भरी हुई है, ये एंटीबॉडी भरी हुई है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, उस स्पेसिफिक एंटीजन को, लाइक मान लो आपके अंदर एचआईवी वायरस गया, अब आज तो आपको पता नहीं चलेगा एचआईवी वायरस आपके अंदर आ चुका है, अब ये सिम्टम आएंगे 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, तब आप उसका डायग्नोसिस कराओगे, तब तक ये एचआईवी बहुत बढ़ चुका होगा मैक्रोफेजेस के अंदर। तो अपने को क्या करना है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल को बेस करके ये एंटीबॉडी सिर्फ एचआईवी एंटीजन को ही पकड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बीमारी है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आओ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल एनिमल है उसकी जीन को, उसके डीएनए में थोड़ा सा जीन का चेंज कर दो और ये ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएंगे। अपने दिमाग में हिंदी मीडियम वाले भी याद रखना है, इसको बोलते हैं पारजेनिक जंतु। पारजीनी जंतु, पारजीनी का मतलब होता है जीन को बदलना। जो सामान्य पशु है उसके जीन को थोड़ा सा अल्टर कर दो, चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, पारजीनी जंतु बन जाएगा। ठीक है, अपन ने अभी तक 95% तो माइस को ही पारजीनी बनाया है। आपने करनी माता में देखा होगा ना, सफेद चूहा करनी माता के अंदर, तो वो पारजीनी चूहा है। जो काले चूहे हैं उनके जीन के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन कर दो तो वो पारजीनी चूहे बन जाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन जाते हैं। तो दिमाग में आता है सर बना क्यों रहे हो आप ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के 4-5 फायदे हैं। पहला फायदा ये देखो, केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी लाइक आप मान लो कोई साबुन बना रहे हो, कोई फिनोल या डिटोल बना रहे हो, वो सीधा अगर इंसान यूज करेगा
तो उसको इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। तो पहले उस केमिकल का अपन टेस्टिंग कर लेते हैं, कहाँ पे, ट्रांसजेनिक एनिमल में। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हल्का सा भी एलर्जी कंडीशन या साइड इफेक्ट होगा तो ये उसको बता देंगे, और ऑटोमेटिकली आप उसको देख के वापस उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, उसके कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हो और एक नया केमिकल बना सकते हो जो इंसान के लिए हार्मफुल भी ना हो और यूजफुल भी हो जाए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए यूज आते हैं। दूसरा, वैक्सीन सेफ्टी के लिए। अभी आपने कोरोना की वैक्सीन देखी, अब ये कोरोना की वैक्सीन ये कमिटमेंट तो नहीं कर सकता मैं कि गलत बनी है कि सही बनी है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड सैंपलिंग नहीं हुआ है। ज्यादातर एनिमल्स के ऊपर बिना टेस्टिंग करे हुए वो सीधा ह्यूमन में पहुंचा, तो दिक्कत क्या आई, बहुत सारे बोल रहे हैं हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो हार्ट अटैक एक फैक्ट हो सकता है कि उसकी वजह से जुड़े। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर अपन क्या करते हैं, किसी भी वैक्सीन का पहले टेस्टिंग करते हैं। अगर उन एनिमल्स के अंदर ये सही है तो आपकी बॉडी के ऊपर भी ये ग्रोथ अच्छी करेगा। तीसरी चीज है, कोई डिजीज का स्टडी करना है। मान लो आपको फाइब्रोसिस रूमेटॉइड है या अर्थराइटिस है या एल्जाइमर है, आपको ब्रेन की डिजीज है, आप चीजें भूल रहे हो, तो अपन पहले चूहे को लेके, जो अपन ने इंजेक्शन बनाया है, जो दवाई बनाई है, उसको अपन उस चूहे को देंगे। अगर चूहा जो है उसकी याददाश्त वापस आ रही है तो अब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वो इंजेक्शन वही काम करेगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसजेनिक एनिमल का अपन यूज कर सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं अपन, जैसे कि अपन ने दो प्रोडक्ट बनाए हैं जनरली। एक तो याद रखना, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनाया है अपन ने। ये यूज आता है एम्फाइसीमा में। किसमें यूज आता है, एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या होता है, जब आपकी एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको पता है, और अभी मैं मान लो मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है और वो धुआं मेरे अंदर भी जा रहा है, या फिर मैं गुड़गांव जैसी सिटी में रह रहा हूँ या दिल्ली जैसी एनसीआर रीजन में रह रहा हूँ, तो वहां पे क्या होएगा, ये धुआं सारा का सारा मेरी बॉडी के अंदर, और वो एल्वियोलाई की जो पतली दीवार है सिंपल स्क्वेमस की बनी हुई, उसको कर देता है मोटा। वहां पे गैसियस एक्सचेंज मुश्किल से होगा। तो अपन ट्रांसजेनिक एनिमल से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ले लो और उस दवाई को अपन खा लो। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, एम्फाइसिम्पा को क्योर करता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसजेनिक एनिमल यूज आ रहे हैं, और नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर तो यूज आएगा ही आएगा। क्या आप अपना, आपका ग्रोथ फैक्टर क्या है, इंसुलिन आपके अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, ये अगर उस एनिमल में अपन चेक कर लेंगे तो आपको अपनी बॉडी का भी बहुत सारा आइडिया लग जाता है। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल के यूजेस। एक और याद रखना, अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन, एक रोजी नाम की काऊ है, ये देखो, ये रही, इसको अपन ने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, रोजी नाम की काऊ को। इसके दूध के अंदर जनरली पहले अल्फा लेक्टो एल्ब्यूमिन, जो कि एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वो कम था, 1 ग्राम के करीब। जब आपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया रोजी काऊ, तो आपको 2.4 ग्राम पर लीटर ये मिलने लग गया। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ, प्रोटीन बढ़ गया, तो बेबी इसका ब्रेन अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ अच्छी डेवलप होगी। तो अब दिमाग में आता है कि सर, क्या हम किसी भी एनिमल को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं क्या? तो इंडिया के अंदर अगर आपको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है तो एक कमिटी काम करती है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये ध्यान रखती है कि आप किसको ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकते हो, किसको ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हो। तो इससे आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आपके डिसीजन लेती है कि भाई जो आप जीएम रिसर्च कर रहे हो वो वैलिडेट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ये हाँ भरेंगे, अगर उसका बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को ज्यादा है तो ये हाँ भरेंगे, और अगर आप अपनी मन मर्जी से किसी का भी क्रॉस करवा के हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो वो नॉट पॉसिबल इन इंडिया। ठीक है, हाँ, और अगर आप बना भी लेते हो तो वो इलीगल है। तो इलीगल काम तो अपने को करना नहीं है ना, अपने को तो लीगल काम करना है, ये ध्यान रखना। और दूसरा ध्यान कि इतने ज्यादा बैक्टीरिया, इतने ज्यादा एनिमल्स को हार्म भी नहीं पहुंचे। तो वो अपना इथिक्स, मॉरल वैल्यू ये कहता है कि पहले परमिशन लो, उसका पूरा प्रैक्टिकली सॉल्यूशन निकाल के उसके बाद में किसी एनिमल को अपन ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये क्या, हाँ, ये एक चीज और ध्यान रखो। अब दो, ये एनसीईआरटी के अपने लास्ट टॉपिक है, एक है बायोपायरेसी और एक है बायो पेटेंट। तो पहले देखो बायोपायरेसी क्या होता है। मान लो कि आपने टार्जन मूवी देखी है, उसके अंदर अजय देवगन जो कार का मॉडल बनाते हैं उसको कोई और चुरा लेता है विदाउट परमिशन और उसको मार्केट में बेच देता है, वही है बायोपायरेसी। मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है, मल्टीनेशनल कंपनियां वो बिना किसी के परमिशन के किसी का भी प्रोडक्ट लेके, उसका फॉर्मेशन लेके और उसको मार्केट में बेच देती है, उसको अपन कहते हैं बायोपायरेसी। सर नुकसान क्या है? नुकसान बहुत सारे हैं।
कोई पिक्चर हॉल में लगी, आप हॉल में जाओ नहीं उससे पहले वो यूट्यूब पे आ जाए तो कैसा लगेगा? नहीं, आपको तो लगेगा मजा है, बट जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, उनको तो नुकसान है ना। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो अपने पूरे ग्लोबल लेवल पे हो रही है कि एमएनसी विदाउट परमिशन, विदाउट लीगल परमिशन लिए हुए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच देती है, तो उसको अपन बोल रहे हैं बायोपायरेसी। जैसे कि देखो इंडिया के अंदर भी अभी 2 लाख के करीब वेराइटीज है चावल की, ठीक है, बासमती राइस की, और जो अपनी यूनिक खुशबू के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब अमेरिकन कंपनी क्या कर रही है, इस बासमती राइस को अपना बोल के बेच रही है, और अगर इंडिया में इसको बेचा जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने बायोपायरेसी कर ली, जबकि बासमती राइस तो इंडिया से ही है। तो ये जो है, ये गलत चीज है, ये भी आप मान सकते हो कि जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, विदाउट परमिशन किसी भी चीज को लेके उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो बायोपायरेसी। और दूसरा एक पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या है, लाइक मैं बताऊं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल बनाई, तो वो किसके नाम से पेटेंट होगी? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। वैसे ही पेटेंट का मतलब होता है कि लीगल ऑथोराइजेशन देना, लीगल ऑथराइजेशन देना किस चीज को, जो भी आपने डिस्कवरी करी है, लीगल लीगल ऑथराइजेशन टू इन्वेंटर। ये इतना सा आप याद रखो, जो भी खोज करता है उसको लीगली ऑथराइज करना कि भाई ये प्रोडक्ट आपका है, आप ही बेच सकते हो, उसे कहते हैं बायो पेटेंट, जैव एकस्व। बायो पेटेंट, या इसको क्या बोलोगे, जैव एकस्व। और हिंदी मीडियम वाले ये भी ध्यान रखना कि बायोपायरेसी मीन्स आपके क्या होता है, बायोपायरेसी, बायोपायरेसी है आपका जैव दस्युता, चोरी करना। वैसे दस्यु का मतलब आप वैसे ही समझ जाओगे, जैव दस्युता का मतलब होता है चोरी करना। किस चीज की चोरी कर रहे हो विदाउट परमिशन? जो भी अच्छी, कोई एग्रीकल्चर फील्ड की आप कर लो, या फिर कोई मेडिसिन आपने बनाई है, इंडिया वालों ने बनाई है, और कोई दूसरा चोरी करके उसको बेच रहा है, वो भी बायोपायरेसी के फॉर्म में आएगी। अभी अभी अपन ने बासमती राइस का जो बायो पेटेंट अपने नाम से था, उस बायोपायरेसी को रोका है अमेरिका से। ये भी एक चीज और ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से अपने इस चैप्टर के अंदर अपन ने कवर क्या क्या किया है। सबसे पहले अपन ने कवर कर लिया कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में अपन ने बना लिया था बीटी कॉटन एंड पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। उसके बाद में अपन मेडिकल फील्ड में आए तो वहाँ पे अपन ने इंसुलिन को पढ़ लिया, उसके बाद में जीन थेरेपी पढ़ लिया, देन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ लिया। फिर अपन आ गए ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो क्या होते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल अपन पढ़ चुके हैं कि जिसमें जीन को चेंज करा, और सबसे ज्यादा माइस अपन ने बनाए। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ लिया कि ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के बाद में क्यों बनाते हैं, तो उसके 5 रीजन अपने को पता चल गए। देन बायोपायरेसी क्या है और बायो पेटेंट क्या है, और उसके बाद में ये भी कि भाई जीईएसी क्या करता है, वो भी अपन ने रीड कर लिया। तो इस तरीके से इस चैप्टर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।